अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 को स्टार्ट करने लगा हूँ। कंसेप्ट चूंकि ऑलरेडी हो चुके हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको डायरेक्ट स्टार्ट करूँ। पहला देख लें इसका क्वेश्चन। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज फॉलोड बाय 4 सजेस्टेड ऑप्शंस। इन ईच केस सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसका मतलब ये है कि नीचे जितने भी सवाल दिए गए हैं, जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनमें 4 ऑप्शन हैं। जो ऑप्शन ठीक है उसको आप क्या करें, इन ईच केस सिलेक्ट, उसको सिलेक्ट करें। चाहे आप उस पर दायरा लगा लें, चाहे उसको या ऐसे करें या ऐसे करें, आपकी मर्जी है, ठीक है, लेकिन उसको सिलेक्ट करना है। अब देखें पहला, अ नंबर विच डिवाइड्स द डिवाइडेंड कंप्लीटली इज कॉल्ड। अब पहले आपको ये पता हो कि ये डिवाइडेंड है क्या, तो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये देखें, ठीक है। ये डिवाइडेंड होता है, अंदर जो रखते हैं तकसीम के, ये जो साइन होता है ना डिवीजन का, ऐसे इसके अंदर जो आता है इसको क्या कहते हैं, डिवाइडेंड, ठीक है। ये मुख्तलिफ सूरतों में मैंने बनाया हुआ है, शायद आपके काम आ जाए। ऐसे जब आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल 8/2, तो ये 8 जो होगा वो क्या होगा, डिवाइडेंड, ठीक है। ऊपर वाला डिवाइडेंड होता है, नीचे वाला डिवाइजर होता है, और इस तरफ इक्वल में जो आ जाए उसको कोशेंट कहते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो फिर ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है डिवीजन में, तो ये अंदर जो रखते हैं इसको कहते हैं डिवाइडेंड, ठीक है। जो ऊपर जवाब आता है इसको कोशेंट कहते हैं, और जिस पे डिवाइड किया जाता है इसको कहते हैं डिवाइजर, ठीक है। अच्छा, इस सूरत में भी आ सकता है, इस तरह तकसीम या डिवीजन का निशान होता है, तो फिर ये जो स्टार्ट में लिखा जाता है बड़े वाला उसको कहते हैं डिवाइडेंड, जो छोटे वाला है जिस पे डिवाइड करना है उसको डिवाइजर, ठीक है, और जो जवाब आ जाए वो कोशेंट। तो ये देखें, यहाँ पे भी जो जवाब है वो कोशेंट ही है, ठीक है। हर सूरत में देख लें, जिस पे डिवाइड किया जा रहा है 4 4 और यहाँ पे 4, ये सारे क्या है, डिवाइजर हैं, ठीक है। तो ये 3 सूरतें होती हैं तकसीम लिखने के लिए, आपको तीनों सूरतें मैंने दिखा दी हैं, ठीक है। अब आता हूँ क्वेश्चन पे। तो अ नंबर विच डिवाइड्स द डिवाइडेंड कंप्लीटली, यानी कोई भी नंबर आप लिख लें जो फॉर एग्जांपल 32 है, 4 32 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, ठीक है। 4 8 32 ऐसे ही है ना, तो 4 क्या कहलाएगा यहाँ पे, 4 यहाँ पे इसका फैक्टर कहलाएगा, ठीक हो गया। दूसरा है आपके पास, 0 इज मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर एक्सेप्ट, यानी 0 हर एक नंबर का मल्टीपल है लेकिन अपने आप का नहीं है, ये याद रखें, ठीक है। बी को देख लें। Any given number is even if the digit on its ones place is multiple of, अच्छा इवन नंबर की बात हो रही है, लेकिन वंस प्लेस पे जो डिजिट होगा वो किसका मल्टीपल होना चाहिए। अब वंस प्लेस कौन सा है, जैसे आप लिखते हैं 42, तो इसमें ये होता है, इसको कहते हैं वंस प्लेस, ठीक है। इसको कहते हैं टेंस प्लेस, ठीक है। अच्छा, ये जो होता है उर्दू में इसको कहते थे इकाई, और इसको कहते थे दहाई, यानी इसका मतलब अगर 2 है तो 2 ही इसका मतलब है, लेकिन ये जो 4 है इसका मतलब है 40, ठीक है। इसलिए हम इसको टेंस कहते थे, यानी 10 के हिसाब से ज़रब है इसको, और ये वंस है। अब क्वेश्चन ये है कि वंस पे क्या होना चाहिए, किस चीज़ का मल्टीपल होना चाहिए, कि अगर ये इवन है, फॉर एग्जाम्पल ये 42 है, तो ये वंस प्लेस पे जो है ये किस चीज़ का मल्टीपल है, 2 है, तो 2 ज़रब 1, 2 का मल्टीपल हुआ। अगर 4 रखा जाए तो वो भी इवन होगा, सो 2 ज़रब 2 का हुआ। 0 रखा जाए सो 2 ज़रब 0 का रखा जाए, ठीक है। तो ये देखें 2 के मल्टीपल आ रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। ऐसी ही है नेक्स्ट 4 1, यानी फोर्थ। तो फोर्थ में है कि एनी गिवन नंबर इज ऑड, ऑड होगा अगर वन प्लेस, इफ द डिजिट ऑन इट्स वन प्लेस इज नॉट द मल्टीपल, वो नॉट हो, मल्टीपल नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे नॉट है, तो उस पे आते हैं, किस चीज का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप देख लें 2 का नहीं होना चाहिए अगर वो ऑड है, यानी अगर वो थॉक है, ठीक है, थॉक थॉक कहते हैं ना, अगर वो थॉक है तो उसका 2 पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी 1 3 खैर है, क्योंकि जवाब में बकाया में क्या रहना चाहिए, ये देखिए अगर इसको 2 पे तकसीम करते हैं, 2 3 6, तो 1 बाकी रिमाइंडर होना चाहिए, ठीक है। बस सिंपल मैं आपको ये कहूँ कि वो 2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। फिफ्थ, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर जो है वो ऑलवेज कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड, उसको शो किया जा सकता है एज अ डैश ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, 2 प्राइम नंबर के तौर पे उसको क्या, सम, ठीक है, एज अ सम आप शो कर सकते हैं। तो 4, ये कौन सा था, 5 था, 5 हो गया, ठीक है। अब है 6, अ नंबर neither prime nor composite is 1,
1 जो है ना इसको प्राइम कहते हैं ना इसको कॉम्पोजिट कहते हैं। इसको याद रखें, टेस्टों वगैरह में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो एक आइडिया होना चाहिए बंदे को। 7 को देख लें। द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू। ये गिवन नंबर नहीं है, क्योंकि जो बाद में आप देखें इसका जवाब ए है, तो इसका मतलब है कि ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, यानी फैक्टर का जो हासिल ज़रब है, प्रोडक्ट है इसका ऑफ अ प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर का, इज ऑलवेज इक्वल टू, वो हमेशा इक्वल होगा प्राइम नंबर के। फॉर एग्जांपल 17 के फैक्टर्स हैं 17 मल्टीप्लाई 1, तो ये इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, प्राइम आता है। ठीक है, अब दूसरे पे आते हैं। ये वैसे आप चेक कर लें। ठीक है, जैसे 19 है, 19 का आएगा 19 एंड 1। एक्चुअली होता ये है कि इसके दो ही फैक्टर पॉसिबल हैं, एक या तो 1 है या ये खुद है, और इनको फिर ज़रब देंगे तो वापस खुद ही आएगा। ठीक है, और खुद क्या है, ये प्राइम है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि प्राइम नंबर के जो फैक्टर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो जवाब क्या आएगा, प्राइम आएगा। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइम नंबर। ठीक है, और जवाबात में भी आप देख लें ए है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, इन 5 पावर 4। ठीक है, 5 पावर जो 4 है उसमें देखते हैं कि देखें 4 इज बेस नहीं, इसको हम कहते हैं पावर। ठीक है, इसको 5 के बेस कहते हैं, तो ये तो गलत हुआ। इसके 5 एंड 4 आर बेसिस नहीं, दोनों बेसिस तो है नहीं। 4 एंड 5 आर पावर्स नहीं, ये भी नहीं हो सकता। 4 एंड 5 इज बेस एंड 4 इज पावर, ये सही है। ठीक है, तो 8 का जो है वो डी है, 5 बेस है, ठीक है, एंड 4 क्या है, पावर है। इसके बाद 9 की बात करें, अ नंबर विच डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर इज कॉल्ड। एक नंबर ऐसा है जो कि जितने भी नंबर गिवन हैं उन सबको डिवाइड करता है। ठीक है, तो उसका मतलब वो कौन सा है। ठीक है, अब मैं फिर बता देता हूँ कि जैसे हम कह देते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये सिंपल ये है कि वो नंबर जो सबको डिवाइड करे वो हमारे पास HCF होता है। ठीक है, HCF कैसे होता है, जैसे 4 है, 6 है, और फॉर एग्जांपल 10 है। ठीक है, तो 4 और 6 हम क्या करते होते हैं, इस तरह करते हैं ना, तो 4 1 4, ठीक है, 2 रह गया, और 4 2 2 4, तो हम कहते हैं कि इनका HCF क्या हुआ, 2। अब 2 जो है नेक्स्ट 10 को भी क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, 2 5 10। ठीक है, तो दैट्स व्हाई हम ये कहते हैं कि ये जो HCF होता है वो सबको डिवाइड करता है। ये हो गया 9 का, हो गया ए। ठीक है, 10 पे आता हूँ, तो 10 में है, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर्स इज कॉल्ड। ठीक है, ऐसा नंबर जो कि गिवन जितने नंबर हैं सब पे डिविजिबल है, तो वो LCM होता है। ठीक है, ये एक्चुअली मल्टीपल होता है ना नंबर्स का, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है सब नंबर्स का, तो जाहिर है वो सब पे डिविजिबल होगा। क्वेश्चन 2 को देख लें। इसमें है कि डिफाइन फैक्टर्स एंड गिव एन एग्जांपल, फिर डिफाइन मल्टीपल्स एंड गिव एन एग्जांपल। ठीक है, मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं और एग्जांपल मांगी गई हैं। ठीक है, तो मैं ये करता हूँ कि पहले को पहले कर देता हूँ, डिफाइन फैक्टर्स एंड गिव एन एग्जांपल। तो ये फैक्टर्स की डेफिनेशन है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और फिर एग्जाम्पल, सो फॉर एग्जाम्पल लिखना है, ये नहीं करना, और आपने ये लिखना है। ठीक हो गया, तो फॉर एग्जाम्पल ये, अगर वो नहीं लिखना तो आगे ये लिख सकते हैं आप, इसको छोड़ें। आप यहाँ से आप लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल, फिर लिखेंगे द फैक्टर्स ऑफ 12 आर, ये बस खत्म हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट आपके पास है, यहाँ पे देख रहे हैं, डिफाइन मल्टीपल्स एंड गिव एन एग्जांपल। ये नंबर 2 की बात हो रही है, 1 हो गया, नंबर 2। तो मल्टीपल्स ये है डेफिनेशन, आपकी बुक से ही ले रहा हूँ। ठीक है, मल्टीपल इज द प्रोडक्ट और टोटल वगैरह वगैरह यहाँ तक। ठीक है, तो आप कहेंगे कि फॉर एग्जांपल मल्टीपल्स, ये एग्जांपल दे रहे हैं 5, तो क्या है, 5 खुद है, 10 है, 15 है, 20 है। लिखना ऐसे है कि 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, फिर लिखना है कॉमा, फिर कॉमा देना है, फिर उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10। इसी तरह ये और इस तरह ये। ठीक है, ये एग्जाम्पल इसके हो गए। उसके बाद है कि व्हाट आर प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स भी इसी के अंदर ही है। ठीक है, ये देखें, प्राइम नंबर्स, अ नेचुरल नंबर व्हिच हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, ये यहाँ से यहाँ तक है। फिर उसके बाद आपने बताना है कि ये सारा जो है यहाँ तक, ये प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, और ये बताना है कि ये उसका सेट है। तो मैंने इसको जरा वाजे कर दिया है कि 2 3 5 7, इसके बाद होता है 11, इसके बाद होता है 13। ठीक है, इसके बाद है आपके पास कंपोजिट नंबर्स, कॉम्पोजिट को भी देख लेते हैं। ये कॉम्पोजिट्स हैं,
यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन है, ठीक है। और एग्जांपल आप दे दें कि नंबर 12 हैज मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स, सो 12 इज अ कंपोजिट नंबर। ये एग्जांपल हो गया, ठीक है। ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते, बस जस्ट छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट इंडेक्स नोटेशन, ठीक है। तो ये तो हो गया खत्म ये साइड। अब मैं आता हूँ इस पे, वो इंडेक्स नोटेशन की बात कर रहे हैं कि इंडेक्स नोटेशन के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इंडेक्स नोटेशन पे आता हूँ, आपकी बुक ही है, ठीक है, और कोई नई चीज नहीं है, आप आराम से इसको यहीं से समझ सकते हैं। ये देखें इंडेक्स नोटेशन है, तो अब लिखेंगे कि द रिप्रेजेंटेशन, यहाँ से द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज कॉल्ड इंडेक्स नोटेशन। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये इंडेक्स नोटेशन जनरल फॉर्म ये है 2 पावर 5, 5 इसमें होगा इंडेक्स, ठीक है, और ये क्या होगा, इसको कहेंगे बेस। क्लियर हो गया। तो आप कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप लिखें फॉर एग्जाम्पल 2 पावर 5 इज इन इंडेक्स नोटेशन, ठीक है। क्लियर हो गया। सो प्राइम फैक्टर्स तो ठीक है 2 पावर 5 ओके हो गया इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब उसके बाद इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं एक्चुअली, ठीक है। इंडेक्स नोटेशन के बाद है प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके बाद है एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। ये सारे ऊपर मौजूद हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि 1 बाय 1 इनको भी वाज़ेह कर दूं, कोई इशू नहीं है। अब ये देख लें, इंडेक्स नोटेशन से पहले यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये आपने लिखना है, यहाँ पे डेफिनेशन देनी है प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके बाद लिखना है द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजिंग अ नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। मजीद वजाहत नहीं मांगी गई है, वैसे आप देना चाहें तो कह सकते हैं कि कैन बी डन बाय 2 मेथड्स, डिवीजन एंड फैक्टर ट्री मेथड, ठीक है। तो वो क्या कह रहे थे, द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजिंग अ नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं, इसकी मिसाल दे सकते हैं या ये मिसाल दे सकते हैं, दोनों एक ही बात है, ठीक है। लेकिन ये फैक्टर ट्री मेथड है और ये डिवीजन है। एग्जाम्पल आप दे दें, ठीक है, अगर वो मांगे तो। उसके बाद है एच सी एफ, तो एच सी एफ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एच सी एफ की डेफिनेशन आप यहाँ से लिखेंगे, एच सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर वगैरह वगैरह यहाँ तक आएंगे, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल देना चाहें तो एग्जांपल आप दे सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल 4 एंड 6 है, तो इनका ये फॉर एग्जांपल आप लिखेंगे फॉर एग्जांपल, ठीक है। सो एच सी एफ ऑफ 4 एंड 6 इज इक्वल टू कितना है, देख लें 4 है और 6 है, 4 1 4, 2 नीचे आ जाएगा, सो ये आ जाएगा 4 2 2 4, सो क्या हो गया 2 हो गया, सो ठीक है। एच सी एफ ऑफ 4 एंड 6 इज इक्वल टू 2, ये एग्जाम्पल हो गया। और ये मेथड आपने साथ में बता दिया, ठीक है, डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। अच्छा, नेक्स्ट है एचसीएफ के बाद है, ये वैसे इसकी सारी वो डिटेल दी हुई है, लेकिन अब अगर कोई पढ़ना चाहे तो। इसके बाद है एलसीएम, तो एलसीएम भी आते हैं, ये देखें एलसीएम ऑफ एलसीएम या लिस्ट, ये एलसीएम की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर इज द स्मॉलेस्ट ऑफ दियर ऑल दियर कॉमन मल्टीपल्स, बस यहाँ तक आना है, ये डेफिनेशन है। उसके बाद अगर इसकी एग्जांपल देनी है तो एग्जांपल आप दे सकते हैं, ठीक है। ये देखें द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 20 45 एंड 60 इज 180 व्हिच इज कॉल्ड एलसीएम, ठीक है। ये जस्ट एग्जांपल दे दें। तो मेरे ख्याल से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो भी खत्म हो गया। हाँ, एलसीएम, ठीक है, उन्होंने जस्ट डेफिनेशन मांगी है, कोई एग्जांपल नहीं मांगी है। ये देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन का भी वही है, तो अगर आपने एग्जांपल दी तो अच्छी बात है, सोने पे सुहागा होता है। क्वेश्चन 3, फॉर एन एडमिशन टेस्ट द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन ग्रेड 6 7 8, ठीक है, 66 के हुए, 84 हो गए 7 के, और 108 हो गए किसके 8 के, ये मैंने लिखे हैं। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु कैन सिट इन अ रो, तो एक कतार में कम से कम कितने बैठ सकते हैं वो आपने बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज है कि रोज की तादाद कितनी है, मैक्सिमम कितने रोज हो सकते हैं वो नहीं बताया, तो मैं क्या करता हूँ, पहले वही करता हूँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज, ठीक है, यानी जो कि एकोमोडेट कर सकती हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है, ये स्टूडेंट्स या पार्टिसिपेंट्स को, ठीक है। तो मैं कह देता हूँ कि ये एच सी एफ होगा। सो एच सी एफ कैसे फाइंड करते हैं, फॉर फाइंडिंग एच सी एफ हम क्या करते हैं, 84 और 60 है ना, तो ऐसे कर देते हैं, 60 1 60 कितना रह गया 24,
अब 24 कम है, 60 ज्यादा है, तो इधर लेके आते हैं लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, आपने किया होगा पिछले एक्सरसाइज में, देख लें। 2 24 2 48, 12 रह गया। सो कितना है, 24 12 2 24। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 12 रह गया। अब नेक्स्ट को इसी 12 पे तकसीम करते हैं। 12 12 7 84, 12 8 96, 12 9 108। ठीक है, ये हो गया कैंसिल, तो इसका मतलब है ये खत्म हो गया। तो इसका मतलब है कि HCF इज इक्वल टू 12। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, सो द नंबर ऑफ रोज मैक्सिमम। ठीक है, तो ये कितनी है, 12 है। नाउ मिनिमम, ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन ईच रो। ठीक है, इन ईच रो। ठीक है, तो उन्होंने क्या, आप कैसे कहेंगे, टोटल पार्टिसिपेंट। अब ये कहेंगे कि टोटल पार्टिसिपेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोज। तो ये आपको बताएगा कि एक में आप कितने बिठा सकते हैं। ठीक है, आपने बराबर बराबर बिठाने, ये तो आप नहीं करेंगे ना कि एक में आप सब बिठा दें, बाकी रोज वैसे ही खाली हों, ऐसे तो नहीं होता। ठीक है, तो टोटल नंबर आपके पास कितने हैं, 60 जमा 84 जमा कितना, जमा प्लस 108 डिवाइड बाय नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 12। ठीक है, तो ये टोटल हो जाता है 252 बटा 12। 252 को 12 पे तकसीम करेंगे तो 21 आपके पास क्या होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन ईच रो। ठीक है, इसके बाद है इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में है कि 3 लोकल टैक्सीज A, B and C arrive at a stop. Taxi A arrives at stop every. Taxi A arrives every. तो कब आती है, every 20 minutes। ठीक है, अच्छा, टैक्सी B arrives every, कब, टैक्सी B arrives every 30 minutes। फिर है टैक्सी C arrives every कितने मिनट्स बाद, 40 मिनट बाद। ठीक है, एक स्टॉप है जिस पे सारी टैक्सीज आ रही हैं, इस हिसाब से आ रही हैं। ऑल दीज टैक्सीज अराइव एट द स्टॉप, आगे लिखा है कि 10:30 पे ये सारी एक ही इकट्ठी आ जाती हैं। ठीक है, तीनों टैक्सीज 10:30 सुबह, AM का मतलब है सुबह, 10:30 पे सारी टैक्सीज आ जाती हैं। एट व्हाट टाइम विल द 3 टैक्सीज अराइव एट द स्टॉप अगेन। तो इसके बाद दिन का कौन सा वक्त होगा जब ये दोबारा आएंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि लीस्ट, अच्छा, टाइम व्हेन, टाइम आफ्टर। ठीक है, आफ्टर विच ऑल टैक्सीज, ठीक है, ऑल टैक्सीज विल अराइव ऑल टुगेदर अगेन। पहले आपको ये पता हो कि कितनी देर के बाद। ठीक है, फिर हम टाइम बताएंगे। अच्छा, तो वो क्या होगा, इसका LCM। तो LCM कैसे फाइंड करेंगे, 20 30 40। ठीक है, इनका LCM लेंगे, यानी मिनिमम क्या नाम है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मिनिमम वो मल्टीपल फाइंड करेंगे जो तीनों का पेयर कॉमन हो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम, तो इसको 2 से करें, 2 10 20, 15 2 30, और क्या नाम है, 20 2 40। फिर 2 2 5 10, 15 को ऐसे रहने दें, 2 10 20, फिर 5, सो 5 1 5, 5 3 15, 5 2 20, 5 2 10। अब क्या होगा, आप ये कहेंगे कि LCM आपके पास होगा 2 ज़रब 2 ज़रब 5, फिर ज़रब 3 ज़रब 2, 2 2 4, 4 5 20, 20 3 60, 60 2 120। फिर बताता हूँ, 2 2 4, 4 5 20, 20 3 60, और 60 2 120। ठीक है, सो 120 LCM आपके पास हो गया। सो आफ्टर 120 मिनट्स द टैक्सीज
will reach, ठीक है, all together। क्लियर हो गया, या arrive all together। अच्छा, अब हम कहते हैं कि time at which all three taxis taxis है ये, ठीक है, arrive at stop, all three taxis will arrive at stop। तो वो क्या है, 10:30 था AM प्लस 120 मिनट, ठीक है। सो 120 मिनट का क्या मतलब है, 10:30 प्लस ये नहीं, ये है AM, ठीक है, प्लस 2 घंटे, 2 आवर्स है कि नहीं है। सो ये हो जाएगा 12:30, लेकिन वो जो टाइम है AM से क्या हो जाएगा, PM, क्योंकि 12 बजे के बाद AM PM हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12:30 आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्वेश्चन 5 इसमें है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which when divided by 24, 36 and 60 leaves 3 as remainder in each case। So given numbers, ठीक है, तो ये हैं 24, 36, 60, ठीक है। रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर है 3। तो ये लार्जेस्ट नंबर नहीं हो सकता, मेरे ख्याल से ये है स्मॉलेस्ट। क्यों, वो जब मैं इस क्वेश्चन को हल करूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 24, 36 एंड 60, ये आपने पहले फाइंड करना है। 24, 36, 60 इनका निकाल लेता हूँ, 2, 12 2 24, 18 2 36 और क्या 30 2 60, 2 6 और 9 और 15, फिर 3 3 2 6, 3 3 9, 3 5 15, ठीक है। तो क्या होगा, LCM ये हो जाएगा 2 ज़रब 2 ज़रब 3 फिर ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 5, ठीक है। 2 2 4 3 12, 12 2 24, 24 3 72, 72 5 360, ठीक है। ये मैंने किया हुआ है, आप चेक करें। अच्छा, ये हमारे पास आ गया लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आप कहते हैं कि द रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है, तो द रिक्वायर्ड नंबर ये हो गया 360 प्लस रिमाइंडर। सो ये रिमाइंडर 360 प्लस 3 इज इक्वल टू 363, यही जवाबात में है। अब जैसे कि मैंने कहा कि ये लार्जेस्ट नहीं हो सकता, स्मॉलेस्ट हो सकता है। कैसे, अब गौर करें। अगर 363 की जगह मैं लिखूं 720, 723, तो देखते हैं 363 का क्या होगा। 363 देखें, मैं 24 पे तकसीम करता हूँ। यहां तक आपका क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। ये जस्ट मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ। 24 पे तकसीम करता हूँ इसको, किसको, 360 को। देखते हैं जवाब क्या आता है, ठीक है। 360 तकसीम 24, ये आता है 15, 360, ठीक है। तो ये खत्म। अगर ये 363 हो जाए तो 3 बाकी हो जाएगा, तो ये तो ठीक हो गया, 24 का भी ठीक हो गया। अब देखते हैं दूसरा कौन सा था, 36 था। तो 360 को 36 पे डिवाइड करते हैं, 36 1, 36 10, 360, ठीक है। अगर ये 63 है तो 3 बचत हो जाए, 3 मतलब रह जाएगा, इसका मतलब है ये भी सही है। अब 360 है, इसको 60 पे तकसीम करें, 6 6 36, 360, ठीक है। अब देखें इधर अगर 3 हो तो ये 3, तो हर एक केस में आ रहा है, लेकिन ये लार्जेस्ट नहीं है। लार्जेस्ट क्यों नहीं है, क्योंकि 360 को डबल करें 720 हो जाएगा। 720 को अब मैं फॉर एग्जांपल 60 पे तकसीम करता हूँ, ठीक है। तो 720 तकसीम 60, ये हो जाएगा 12, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 720। अगर ये 723 करूं तो फिर भी 3 बचा, तो 3 मतलब रह जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो 363 है ना, ये कम से कम है, ये ज्यादा से ज्यादा नहीं है, ठीक है। इसलिए हम ये कहेंगे कि जो रिक्वायर्ड नंबर है वो हमारा लीस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट नंबर नहीं है, ठीक हो गया। तो ये मेरा तरीका है। अगर किसी को लगे कि मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ तो काइंडली मुझे जरूर कमेंट में बता दें, ठीक है, और बता दें कि क्या मिस्टेक है, इसको कैसे, मतलब जवाब इसका क्या होना चाहिए। बहरहाल जवाबात में जो जवाब है वो यही है। 6 पे आता हूँ, क्वेश्चन 6। तो क्वेश्चन 6 में है कि 3 bells toll at regular interval of 10 minutes, ठीक है, 10 मिनट के हिसाब से। तो 20 मिनट्स, अच्छा 3 बेल्स हैं, तो एक 10, एक 20 और एक 30 मिनट के हिसाब से, ठीक है।
इफ दे टॉल, अगर वो टॉल करती हैं टुगेदर एट 12 बजे, ठीक है, दिन को, नून मतलब दिन को, एट व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टॉल टुगेदर, तो नेक्स्ट दोबारा कब इकट्ठी बेल्स बजेंगी, ठीक है। तो मैं ये कहता हूं कि लेट फर्स्ट बेल टॉल्स, ठीक है, एवरी कितना 10 मिनट्स, सेकंड बेल टॉल्स एवरी कितना, ये हो जाएगा सेकंड, ठीक है, सेकंड बेल टॉल्स एवरी 20 मिनट्स, थर्ड बेल टॉल्स एवरी 30 मिनट्स, ऐसे ही होगा ना। अच्छा, फिर है कि बस ठीक है, अब ये करते हैं कि इनका हम एलसीएम लेते हैं ताकि हमारे पास टोटल टाइम आ जाए, जिसके बाद ये सारा कुछ दोबारा होना है, ठीक है। सो हम ये कहते हैं कि एट व्हाट टाइम वो पूछते हैं, so हम ये कहते हैं कि टाइम आफ्टर विच द बेल्स will toll together, ठीक है। सो टाइम बेसिकली ये टाइम पीरियड होना चाहिए, ठीक है, टाइम पीरियड। अच्छा, तो इसके लिए हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम किसका होगा, वो होगा 10 का, 20 का और 30 का। 2 2 5 10, 2 10 20, 15 2 30, फिर 5 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15। तो एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम हुआ 2 ज़रब 5 10, 10 ज़रब 2 20, 20 ज़रब 30, ये देखें 2 5 10, 10 3 30, 30 2 60, या 2 5 10, 10 2 20, 20 3 60, ठीक है, 60 मिनट। तो अब हम क्या कहेंगे कि वो टाइम कौन सा होगा, टाइम एट, ठीक है, टाइम एट विच द बेल्स, टाइम एट विच द बेल्स विल toll together again। सो ये दोबारा किस टाइम पे दोबारा बजेंगी, ठीक है। तो उसके लिए ये है कि 60 मिनट है तो वो 1 घंटा है ना, पहले इन्होंने जो टाइम दिया था वो था 12 नून प्लस 1 और, क्योंकि 60 मिनट है तो 1 घंटा हो गया, तो 12 जमा 1 क्या हो गया 13, या हो गया चले 13 पीएम, ठीक है, पीएम नहीं बस फिर नून हो जाएगा, या आप इसको ऐसे लिखेंगे कि 100, ठीक है, पीएम। इसको अगर पीएम में लेके जाते हैं तो ये 1 हो जाएगा, लेकिन अगर आप वैसे कहेंगे तो 12 नहीं फिर 13 होगा, ठीक है। इसको कहते हैं 24 आवर फॉर्मेट, इसको कहते हैं 12 आवर फॉर्मेट, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कौन सा 6, एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी की कोई सजेशन हो, कहीं पे कोई मिस्टेक हो, इंसान है, मैं ये नहीं कहता मुझे सब आता है, हो सकता है आपको बहुत कुछ आता हो, ठीक है। तो आप उसमें इल्म की ये जो नॉलेज है इसकी शेयरिंग है, एक दूसरे की हेल्प है, तो मुझे ज़रूर बताया करें कि कहाँ पे क्या इशू है, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट इंशाल्लाह होगा चैप्टर नंबर, इसके बाद वाला एक्सरसाइज, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है जो भी है।